गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद जो है उसको प्रदान की गई है। और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 368 उसके अंतर्गत इसकी पूरी प्रक्रिया जो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। देखो, हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर संशोधन करने की 3 प्रमुख विधियां जो है वो प्रचलित है। सबसे फर्स्ट जो है वो आती है संसद के साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन। दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन। और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति के आधार पर संशोधन। मतलब कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत परिवर्तन आसानी से हो सकता है केवल सामान्य बहुमत के आधार पर। कुछ के अंदर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होता है। और एक कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी जरूरी होता है। तो ये हमारे यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, तो इसी से ही ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट अभी हम जो देखेंगे कि संसद के साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कैसे होता है। देखो, भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि साधारण बहुमत से ही उसके अंदर संशोधन की प्रक्रिया जो है उसकी व्यवस्था की गई है। और इन अनुच्छेदों के संबंध में संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर संशोधन जो है वो किया जा सकता है। अगर अपन देखें तो भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करने की ये जो विधि होती है ये सबसे सरल विधि है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न उपबंध जो है उनको शामिल किया गया है, जैसे कि राज्यों की सीमाएं हैं, उनका क्षेत्रफल है, उनका नाम है, या संसदीय विशेष अधिकारों की कोई व्यवस्था है, या संसद सदस्य जो है उनका वेतन भत्ते से संबंधित चीज़ें हैं, या फिर राज्य के द्वितीय सदन को समाप्त करना है या फिर उसको सृजित करना है, या राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित कोई संशोधन है। तो ये जितने भी उपबंध हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, ये संसद के साधारण बहुमत के आधार पर ही इनमें संशोधन किया जा सकता है। फिर दूसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के समर्थन द्वारा संशोधन जो है उसके अंदर ये है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनके अंदर संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत जो है उनकी स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है। और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद में उनमें आवश्यक संशोधन जो है वो किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, 2 चरण होते हैं विधेयक को गुजरने के लिए। सबसे पहले चरण के अंदर विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक सदन की जो कुल संख्या होती है उसका बहुमत और जो उपस्थित सदस्य होते हैं और जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना जरूरी होता है। फिर जो दूसरा चरण होता है उसमें संसद की जो उक्त प्रक्रिया होती है उससे गुजर करके विधेयक जो है उसको कम से कम जो राज्य हैं उनके आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है। उसके बाद में वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है या सहमति के लिए जाता है और फिर उस विधेयक के अंदर संशोधन किया जा सकता है। इसके अंदर जो बंद शामिल हैं उनमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या निर्वाचन की पद्धति या संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर करना है या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है या संघीय जो न्यायालय हैं उनमें राज्य में उच्च न्यायालय या संघ राज्य के विधायी संबंध, तो ये जो सारे उपबंध आते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद संसद का जो विशिष्ट बहुमत है उससे संशोधन, इसमें ये जो है इसके अंदर वो उपबंध आते हैं जो पहली 2 प्रणालियों से संशोधित नहीं होते हैं। इस श्रेणी में किसी भी उपबंध में संशोधन के लिए पहले क्या होता है, विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन में पारित होने के लिए फिर कुल सदस्य संख्या जो है उनके बहुमत के साथ वो उसी प्रक्रिया से पारित होना आवश्यक होता है दूसरे सदन में भी, जो संसद के विशिष्ट बहुमत के लिए होती है। मतलब एक सदन में पारित होगा फिर वो दूसरे सदन में जाएगा।
और इस श्रेणी के अंदर जो आपके उपबंध आते हैं वो आते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से ये हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रमुख 3 विधियां हैं। इन तीनों में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये केवल संसद के आधार पर हो सकता है परिवर्तन, और इसमें भी संसद के आधार पर, मतलब इन दोनों में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। केवल कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनके अंदर राज्य जो है उनकी भी भूमिका होती है, अन्यथा संविधान संशोधन की सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक यहाँ एंड होता है। थैंक यू।